तो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल्स के नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि डेव और माइक दोनों ही पीएलएस बीड की पावर की मदद से अपना कल्टीवेशन कर रहे थे और जब ऐसा करते हुए उन लोगों की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है तो डेव माइक से कहता है कि चलो अब हमारा वक्त आ चुका है क्योंकि हमें 12 घंटे पूरे हो चुके हैं, इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तो माइक कहता है कि चलो अब ठीक है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने आखिरी दम तक, अगर अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए हमारी जान भी चली जाएगी तो हमें इससे कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर वो लोग फाइनली यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और फिर हमें अगले ही सीन में रेड क्वीन रूबी को दिखाया जाता है। उसे तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और उसको लगता है कि ये जरूर डेव और माइक होंगे, इसीलिए वो कहती है कि चलो तुम लोग फाइनली बाहर आ ही गए। लेकिन डेव और माइक के वहाँ पर आते ही समंदर में से कोई खतरनाक सी चीज निकलकर रेड क्वीन रूबी के ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड के साथ में किया गया था जिसका इम्पैक्ट हमें काफी दूर तक देखने को मिल जाता है। डेव और माइक जिन फायर्स में फंसे हुए थे वो भी अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि उस अटैक की वजह से रेड क्वीन रूबी का मैजिक खत्म हो चुका था। लेकिन रेड क्वीन रूबी ने इतनी बड़ी स्वॉर्ड को केवल अपने एक ही हाथ से रोक लिया था, साथ ही वो उसको केवल अपने एक ही झटके के साथ में वहीं पर खत्म भी कर देती है। तभी माइक और डेव वहाँ से भागने की जैसे ही कोशिश करने लग जाते हैं। रूबी कहती है कि ये तुम्हारी कोशिश बेकार है क्योंकि वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उससे पहले ही डेव और माइक अपने पीएलएस बीड को यूज करते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं जिससे कि उन लोगों को काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंच जाता है और रेड क्वीन दोबारा से उन लोगों को मारने के लिए हवा में जाकर अपना सेकंड अटैक भी कर देती है। लेकिन उस अटैक के उन लोगों के ऊपर होने से पहले पानी में से कोई चीज निकलकर उनको अपने अंदर ले लेती है। तो फिर रेड क्वीन रूबी गुस्से के साथ में चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर वो कौन है जिसने मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की। और फिर तभी हमें पानी के अंदर काफी बड़ी मात्रा में हलचल दिखाई जाती है जैसे कि कोई एक बहुत ही बड़ा जीप सामने आ रहा हो। उसके बाद फिर हमें पानी में से निकलते हुए एक बहुत ही बड़े क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होते हैं एम्परर माइटी शी। इनका केवल साइज देखकर ही कोई इनसे टकराने की तक कोशिश ना करे। एम्परर यहाँ पर रेड क्वीन से कहते हैं कि बिना मेरी इजाजत के तुमने मेरे ब्लू शी में आने की हिम्मत कैसे की, बिना मेरी इजाजत के मेरे राज्य में देवता भी कदम नहीं रखते। लेकिन रेड क्वीन रूबी को उसका बिल्कुल भी डर नहीं होता बल्कि वो तो एम्परर के साथ में तक फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और बहुत ही तेजी के साथ में एम्परर के ऊपर अटैक करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। एम्परर शी यहाँ पर उसको रोकने के लिए अपने ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका एक बहुत ही जोरदार अटैक करने की वजह से रूबी काफी दूर चली जाती है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो तुरंत ही दोबारा से फाइट करने के लिए आ जाती है। इसीलिए अब एम्परर ऑफ शीवी इस बार अपना काफी खतरनाक अटैक को करने वाले थे और एम्परर के ट्राइडेंट के सामने रेड क्वीन रूबी अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करेगी और एक बहुत ही शानदार नजारे के साथ में वो दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि उससे समंदर में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं। साथ ही इस अटैक का असर रूबी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से भी हुआ था, लेकिन एम्परर को इस बात की भी चिंता होती है कहीं इस फाइट की वजह से उनके समंदर के जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे और ये एक एडवांटेज रेड क्वीन रूबी को मिल चुका था। फिर भी एम्परर उससे यहाँ पर फाइट करते हुए कहते हैं रुक जाओ और फाइट को करना बंद करो क्योंकि तुम कभी भी मेरे ब्लू शी में आकर मुझसे नहीं जीत पाओगी, इसीलिए तुम्हारी सलामती केवल इसी में होगी कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। रेड क्वीन रूबी कहती है कि मैं इस बात पर भरोसा कैसे कर लूं कि तुम मुझसे फाइट में जीत जाओगे, जब तक कि मैं तुमसे फाइट करते हुए ना हार जाऊं या फिर तुम्हें ना हरा दूं मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी। और वो दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी हमें दूसरी तरफ से ओशन क्लेन के एल्डर्स को आते हुए दिखाया जाता है और मुझसे कहते हैं कि अब बहुत हुआ। लेकिन रूबी को उनका भी डर नहीं होता और वो कहती है ये कुछ सूखी लकड़ियां मेरा सामना करने के लिए आई हैं। जैसे ही रेड क्वीन रूबी को लगने लगता है कि वो इन लोगों से नहीं जीत पाएगी तो वो एम्परर से कहती है कि इन दोनों ही लड़कों की किस्मत अच्छी है जो कि तुम बीच में आ गए, और फिर वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद फिर तीनों ही एल्डर्स एम्परर के पास में पहुंच जाते हैं और वो सबसे पहले माइटी एम्परर के सामने सर झुकाते हैं। एम्परर कहते हैं कि तुम लोगों को देखे हुए मुझे काफी समय हो चुका है, क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे ये क्लीन में चल क्या रहा है जिसकी वजह से परिस्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद अब हमें डेव और माइक को पानी के नीचे जाता हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर डेव जैसे ही थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा था तो माइक तुरंत ही उसको अपनी थोड़ी सी उल्टा देकर उसको सही कर देता है, जिससे कि वो लोग आसानी के साथ में पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकते थे और तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए समुद्री जीवों के साथ में भी खेलते हुए चले जाते हैं। और उन लोगों ने आज तक कभी भी इस तरीके की दुनिया नहीं देखी थी क्योंकि तभी उन्हें अपने पीछे से आता हुआ एक बहुत ही बड़ा टर्टल दिखाई देता है जो कि अपने बच्चों और उन लोगों के साथ में ही तैरते हुए जा रहा था। साथ ही साथ वो लोग अपने मन ही मन बातें करते हुए भी जाते हैं, जिसमें माइक कहता है कि वैसे देखो मैंने सही कहा था कि इस बार अब वो हम लोगों के पीछे नहीं आएगी और देखो मेरी बात भी एकदम सही निकली। तो डेव कहता है कि हाँ लेकिन उसके पास में भी गॉड लेवल की पावर्स हैं और उनके होते हुए उसे रोक पाना हमारे लिए तो नामुमकिन है, इसलिए हम लोग पानी के नीचे जितना दूर तक जा सकेंगे हमें उतने दूर तक जाना है ताकि उसको गलती से भी हमारे बारे में पता ना चल सके। माइक कहता है कि वैसे ये सी टर्टल्स माइग्रेशन की वजह से दूसरी तरफ
तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि उनकी लाइफ के लिए डीमंस कितने ज्यादा खतरनाक हैं। माइक कहता है कि वैसे हमें इसी धारा को फॉलो करते हुए चलना चाहिए, तभी हम लोग डेमोनिक डोमेन के कोस्ट तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये सी टर्टल्स भी उसी तरफ जा रहे थे। इसीलिए वो लोग तेजी के साथ में टर्टल्स के साथ साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए माइक को कोई अजीब सी चीज महसूस होती है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी की सारी चीजें नकली हो, हम लोगों को किसी छलावे में फंसाया गया है। तो वो डेव भी इस चीज पर गौर करता है कि सच में उन लोगों के साथ में ऐसा तो नहीं किया गया। तभी उसी वक्त उन लोगों के ऊपर किसी बड़े से एंटिटी के पैर द्वारा हमला किया जाता है, जिससे बचने के लिए डेव एक काफी बड़ी चट्टान से भी टकरा जाता है। और फिर तभी माइक को पकड़ने के लिए उसी बड़े से एंटिटी का हाथ भी आ जाता है। इसलिए माइक डेव से कहता है कि अब हम लोग ज्यादा देर तक समंदर के अंदर नहीं रह सकते, वैसे क्यों ना हम लोग सबसे पहले बेटियन आइलैंड पर ही टेलीपोर्ट हो जाएं। लेकिन डेव तो उसकी बात पर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो अटैक की वजह से पानी के अंदर ही बेहोश हो चुका था। इसीलिए माइक तुरंत ही उस पर दोबारा अटैक होने से पहले बचा लेता है। लेकिन डेव अभी भी नीचे की तरफ ही चले जा रहा था और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।